कहते हैं कि भेड़िए कभी अकेले शिकार नहीं करते, झुंड में मारते। सुनसान सड़क पर एक अकेले निहत्थे इंसान को इतनी बेरहमी से घेर कर मारना इंसान की शक्ल में छिपे इन भेड़ियों की कायरता का प्रमाण है। और दुर्भाग्यवश कभी कभी एक शेर भी इन भेड़ियों का शिकार बन जाता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल हत्याओं की दर प्रति 1,02.6 थी और इनमें से निर्मम हत्याओं की दर वाकई में चौंका देने वाली है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही निर्मम और जघन्य हत्या के बारे में है। एक ऐसी हत्या जिसने पूरे शहर में रोष भर दिया और पुलिस और प्रशासन को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। अरे बाबू रुको, अरे खूब भालो गोल छीलो। तू कैसे किया ये? दोबारा कर सकते हो? अच्छा तुम तो रोज खेलते होगे यहाँ इन बच्चों के साथ? ना काकू, पर रोज देखता हूँ इनको। वहाँ सामने मामा की चाय की दुकान पर काम करता हूँ तो वहाँ से साफ दिखाई देता है। मतलब सिर्फ देख के तुम इतने सीख गए? रोज क्यों नहीं खेलते? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? बुधिया। এসব কি বলছেন বাবু? ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आपका बेटा बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। उसे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक मौका की जरूरत है। आप खेलने दीजिए उसे। बाबू, जब से इसका बाप जेल में गया है तब से हम लोग सिर्फ एक ही वक्त खाना खाते हैं, और अगर इसकी कमाई चली जाएगी तब तो हम लोग सब भूखे मर जाएंगे बाबू। इसे रखिए आप। এসব কি করছেন बाबू? रखिए रखिए ना आप। ये देखिए, ये कोई दया और भीख नहीं है, ये स्टाइपेंड है, मतलब भत्ता है बुधिया का, जो हर महीना आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि आप इसे खेलने से मना नहीं करेंगे। रजीव बाबू चल। अरे अरे बस 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 बस, तू नीचे कहाँ जा रहा है? तुझे बहुत ऊपर जाना है। हाँ? ওটাও ফাটি, সবগুলো বাল্ব কেউ না কেউ ফাটিয়ে দিচ্ছে। আর रजनीश बाबू, क्या हुआ बख्शी बाबू? बदलने का वक्त हो गया है शायद। अरे रजनीश बाबू, এই বাল্বটা তো তবুও টিম টিম করে জ্বলছে, बाकी सारे तो फोड़ दिए। आपका मतलब ये है कि कोई जानबूझ कर फोड़ रहा है? पिछले 2 हफ्तों में 3 शिकायतें दर्ज हुई हैं छीना झपटी की। ये चोरियां स्ट्रीट लाइट्स फोड़ते हैं और अंधेरे का फायदा उठा के मुसाफिरों को लूटते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ओ, कहीं बाहर का गैंग है क्या? नहीं, मुझे लगता है इसी शहर का है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए रजनीश बाबू, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। कुछ सोचा आपने? जी हाँ, आइए बताता हूँ। आइए। रजनीश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? इन लोगों को पकड़वाने के लिए आप ही ने तो जोर दिया था, और अब आप जमानत दे रहे हो? ये कैसी पॉलिटिक्स है? बिल्कुल साफ और सार्थक। ये दोनों लड़के मेरे ही पाड़ा के रहने वाले हैं और मैंने इनके बारे में अच्छे से पता किया है। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी अक्सर नवयुवकों को गलत रास्ते पर खड़ा कर देती है। अगर एक बार इन्हें जेल की हवा लग गई तो पेशेवर अपराधी बनने में समय नहीं लगेगा इन्हें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्हें एक बार मौका देना चाहिए। मुजरिमों को मौका नहीं, सजा दी जाती है रजनीश बाबू। अरे सर, 1790 में दुनिया की पहली आधुनिक जेल बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक लाखों जेल बनाए हम लोगों ने, लेकिन समाज से जुर्म खत्म नहीं कर पाए। क्या इससे ये साबित नहीं होता है कि कमी कहीं ना कहीं हमारे तरीके में भी है, जिसे हमें बदलना चाहिए? अब देखिए, व्यवस्था को बनाए रखना आपका काम है और उसे बचाए रखना मेरा काम। आप अपना काम बखूबी से करें,
अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। इन रजनीश बाबू, यहाँ से जाने के बाद भी वो फिर से जुर्म के रास्ते पर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं लूंगा। जी जी। तो ठीक है, कल सुबह उन दोनों लड़कों को छोड़ देंगे। थैंक यू। देखा ना अपनी माँ का क्या हाल है। मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगा। तुम लोगों को भी आगे से ध्यान रखना होगा। रजनीश बाबू, आप यहाँ नीचे कहाँ बैठ गए? अरे आप ऊपर बैठिए ना, ये जगह तो हमारी है नीचे बैठने की। अरे मौसी, मुझे क्या गठिया हुआ है जो मैं नहीं बैठ सकता नीचे? अरे देखिए, एकदम ठीक हूं मैं। और मौसी, सबसे पहले ये ऊंच नीच की बात आप अपने दिमाग से निकाल। ठीक है, अब काम की बात करें। और भी जाना है मुझे कहीं। काम में तो नहीं मिला रजनीश बाबू, अगर कुछ काम मिल जाता तो शायद ये लोग ये पाप नहीं करते। अब तो सोने का भी बनकर लौटेंगे ना, तो कोई यकीन नहीं करेगा इन पर। मौसी, इंसान सोना नहीं होता है, मिट्टी का होता है। उसे फिर से गढ़ा जा सकता है। आप चिंता ना करें, मैं दिलाऊंगा इन्हें नौकरी। रजनीश बाबू, कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आया था आपसे। क्या बात है? इन दोनों को काम की जरूरत है और ये मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस एक छोटी सी विनती थी आपसे कि क्यों शर्मिंदा करे रजनीश बाबू? विनती नहीं, आपको तो हुक्म करना चाहिए। हुक्म आपको मैं मना कर सकता हूँ भला? आपने कह दिया, समझिए कि काम हो गया। ये दोनों कल से ही काम पे आ सकते हैं। और कोई हुक्म? अरे यह तो आपकी बड़प्पन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेहती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साल की सबसे बड़ी खबर, रजनीश भौमिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच चुकी है, पर कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। सेन गुप्ता, सर सबको पीछे रखना ताकि फुटप्रिंट्स और टायर मार्क्स मिट न जाए। और शहर का हर एग्जिट पॉइंट, हर एंट्री पॉइंट और हर नाके को सील कर डालो। सर, रजनीश भौमिक की हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बृहस्पति के इतिहास में शायद ही इतनी दुस्साहसपूर्ण घटना पहले कभी हुई हो। मंत्री जी लाइन पर हैं, बात करना चाहते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, उन्हें कहीं मैं बाद में कॉल करता हूँ, प्लीज। इस हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या के बाद सारे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। रजनीश भौमिक की हत्या हो गई है। इस खबर ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। ये एक बहुत ही निंदनीय अपराध है। मैं सरकार के तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। रजनीश भौमिक की हत्या पुलिस प्रशासन के अक्षमता का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने एसीपी मृत्युंजय लाहिरी के ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया है। पर सर ये गलत है। पिछले 2 सालों में इस शहर के क्राइम रेट में जबरदस्त कमी आई है। सर, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर शहर के सारे माफियाओं की नींद हराम कर रखी है। रजनीश जी खुद हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल थे। ये बात सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। फिर भी आज वही सरकार हमारी काबिलियत पर उंगली उठाकर हमें बलि का बकरा बना रही है। सर ये गलत है। शहर का सबसे पॉपुलर एमएलए, रूलिंग पार्टी का एमएलए, उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब इससे बड़ी परेशानी की बात क्या हो सकती है? रजनीश भौमिक सत्ताधारी पार्टी के एमएलए थे, लेकिन उन्हें मारने के लिए इतने सारे शूटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? और उनकी मौत की खबर से पूरा शहर क्यों हिल गया और प्रशासन ऐसे अस्त व्यस्त क्यों हो गया? यहां तक कि शहर के एसीपी सहित कई वरिष्ठ पुलिसकर्मियों का तबादला भी कर दिया गया। ये मामला इतना संवेदनशील इसलिए था क्योंकि रजनीश भौमिक कोई आम एमएलए नहीं थे। उनके पास सिर्फ सत्ता की ताकत नहीं थी, उनके पास आवाम की ताकत थी, आवाम का विश्वास था। और इसीलिए उनकी इस निर्मम हत्या ने जनता को बुरी तरह से भड़का दिया। अगर इस केस का नतीजा जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो शहर में कानून व्यवस्था भंग होने का डर था। एसीपी साहब के तबादले के बारे में आपके डिपार्टमेंट का क्या कहना है? सर, आपको नहीं लगता कि इस तबादले को लेकर पुलिस बल के ऊपर जो लोगों का विश्वास है उस पर असर पड़ेगा? सर आप? सुभाष सेन, इस शहर का नया एसीपी। सॉरी सर,
रुकिए। अभी शहर, ये केस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे निभाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये पीआई बख्शी है इस केस के इंचार्ज। सर एनीवे, ये इस केस की फाइल। ये मैंने रास्ते में पढ़ी है सर। मुझे हैरानी बस एक ही बात पर है कि एक एमएलए, वो भी बाइक पर, उस जगह क्या कर रहा था। आई मीन टू से, न कोई गाड़ी न गार्ड्स, स्ट्रेंज। वो वैसा ही था, अपने आप को शासक नहीं सेवक मानता था, ऐसे अकेले ही घूमता था। उसका मानना था कि अगर आम आदमी की तरह रहे तो ही आम आदमी से जुड़ सकता है। शायद सही भी था। जो खबरें हमें ढूंढनी पड़ती है वो आम आदमी से जुड़े रहने के कारण उसे आसानी से मिल जाती थी, विदाउट एनी एफर्ट। अब जैसे शहर में चल रही इलीगल माइनिंग की केस और उसकी खबर उसे चाय के ठेले में मिली। কি খবর? ভালো দাদা। हाँ, कितना विकेट हुआ? अरे 7টা উইকেট পড়ে গেছে দাদা। अरे यार दादा चा, अरे मैच का तो मतलब क्या बताएं, कबाड़ा हो गया दादा एकदम। कितने 7 विकेट चले गए थे। दादा मीठी और कड़क चाय दीची बसुन। हाँ अरे दादा एक इनको भी दो, चाय दो। राखल। हाँ दादा आशी। तो सरकार ने बालू पे बैन लगाया, फिर ये कहाँ हो रही है माइनिंग? वार्ड नंबर 74 में दादा। रेती भर के लेके जाते हैं और अवैध शराब भर के लाते हैं। मृत्युंजय बाबू, मुझे मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ अपने सेठ की नौकरी करता हूँ। कौन है तेरा सेठ? किसके लिए काम करता है तू? चल बता नहीं तो। मलाकार, ये सारे धंधे उन्हीं मलाकार भाइयों का है, सब उन्हीं का है सर। ओके रजनीश बाबू, आपने अवैध खनन और अवैध शराब दोनों माफियों के अगेंस्ट दुश्मनी मोल ली है। अब आपको आपकी सुरक्षा का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं काम करता हूं, मैं कल से एक टीम को। अरे नहीं लहरी साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब मौत आती है ना तो अपने ही अंगरक्षक गोली मार देते हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थैंक यू। तो मलाकार भाई इस केस में दोषी हो सकते हैं? बिल्कुल, प्लीज टेक योर सीट। अभी दोनों कहाँ हैं? वो दोनों बेल पर बाहर है। वो अपने आखिरी दिनों में रजनीश ऐसे ही खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ली थी। हमने सभी सेलफोन कंपनीज को उन नंबर्स की लिस्ट तैयार करने को कहा है जो घटना के वक्त मौका वारदात पर या उसके आसपास मौजूद थे सर। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। हमें एक हफ्ता मान के चल रहे हैं, पर इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। और ये मलाकार भाई, इनके बारे में क्या कर रहे हैं हम? हमने उनके घर पे छापा मारा था, पर वो भाग चुके थे।
और सर उनके फोन्स बंद आ रहे हैं। हो ना हो इस हत्या के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। उनकी कॉल डिटेल्स चेक किया आपने? मीन्स कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से पिछले कुछ दिनों में बात तो नहीं हुई? नहीं सर, ऐसा कोई कॉल नहीं आया। उनके फोन्स हमारे सर्विलेंस पे हैं? जी हाँ सर, जैसे ही एक भी ऑन होता है हमें पता चल जाएगा। उनके बैंक रिकॉर्ड्स चेक किया आपने? कहीं पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ? नो सर। हमें इन दोनों भाइयों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि इस केस में यही हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। लेकिन हमें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ऊंट की आड़ में लोमड़ी न बच के निकल जाए। सर मैं कुछ समझा नहीं। बख्शी, फुटबॉल खेली है तुमने? हाँ सर। गुड। उसमें तुमने देखा होगा कि हमेशा हम अपोनेंट टीम के स्टार प्लेयर ज्यादातर स्ट्राइकर को मार्क करते हैं, उसे चेक करते हैं, लेकिन फिर भी गोल कोई और कर जाता है। उसी तरीके से हमारे इस केस में हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स मलाकार भाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं असली मुजरिम शक के दायरे से बाहर न निकल जाए। इस बात का ध्यान रखना होगा। सर, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस अक्सर दो वजहों से सुलझ नहीं पाते। एक, या तो हत्यारे बहुत ताकतवर होते हैं, उनकी पहुंच दूर तक होती है जिसकी मदद से वो कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने बचने का रास्ता बना लेते हैं, या फिर पुलिस के पास इतने ज्यादा सुराग होते हैं कि जांच के गलत दिशा में भटक जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए नए एसीपी सुभाष सेन हर कदम बहुत सतर्कता के साथ उठा रहे थे। सेन गुप्ता, रजनीश भौमिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर रिपोर्ट आ गई, ये रही रिपोर्ट। सर तकरीबन 6 देसी कट्टों से 6 गोलियां मारी गई। डेथ ऑन द स्पॉट हुई है सर। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें इतना ही पता चल रहा है। हेलो सर, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे हमें 4 बाइक्स लावारिस हालत में पड़ी मिली है, और मुझे पूरा शक है सर ये वही बाइक्स हैं इनका इस्तेमाल हत्यारों ने किया होगा। हॉस्पिटल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, मैंने चेक किया है, जगह पूरी सोच समझ के चुनी गई है। बाइक्स के जो चेसिस नंबर है वो सलामत है? नहीं सर, चेसिस नंबर्स घिस के मिटा दिए गए हैं। तुम एक काम करो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से इन बाइक्स को चेक करवाओ, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। और शहर भर में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां से पता करो कि पिछले कुछ दिनों में कहां से कितनी बाइक्स चोरी हुई हैं और उनमें से कितनों की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस इन बाइक से मैच करते हैं। ओके सर। सर हमने एक कॉल रिकॉर्ड की है मालाकार भाइयों की। मुझे लगता है आपको ये सुनना चाहिए। ओके। मैं बोल रहा हूँ। शक्ति मालाकार सर, सबसे बड़ा भाई। निर्गुण भाई मेरे, एक जरूरत आन पड़ी है, तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो शक्ति, क्या हुआ? मैं तुझे एक अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें 5 लाख रुपए ट्रांसफर करना है तुझे आज ही। हो जाएगा, लेकिन तुम लोग हो कहाँ? इस रजनीश को तुम लोगों ने मारा क्या? फोन पर ये सब बातें नहीं कर सकता, तू अकाउंट नंबर लिख। हाँ बोलो। सर हमें निर्गुण को तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए। उसको तोड़ेंगे तो शक्ति मालाकार और उसके भाई का पता मिल जाएगा। नहीं, इनकी बातचीत से लगता है कि मालाकार भाइयों ने निर्गुण को लोकेशन नहीं बताई थी। तुम एक काम करो, इसको मेरे पास लेके आओ, मैं बात करता हूँ। यस सर। पानी पियो, पियो। सर मुझसे गलती हो गया सर, उसने खुद फोन किया था मुझे, इसलिए मैंने बात किया सर। आइंदा कभी मैं उससे बात नहीं करूंगा सर, मैं वादा करता हूँ सर। मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। अरे इसका मतलब यह है कि तुम अपने दोस्त से धोखा करोगे, गद्दारी करोगे उससे? ये तो बहुत गलत बात है। देखो निर्गुण, हम चाहते हैं कि तुम अपने दोस्त शक्ति मालाकार से बात करो और उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। लेकिन ध्यान रहे, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना। ओके सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। सर ये मूव गलत हो सकता है सर, पर हो सकता है पैसा ट्रांसफर होने के बाद वो इस निर्गुण को कॉल ही ना करे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सॉरी सर। वो हमारे पास खुद चल कर आएगा। वो जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करता है, तुम उस बैंक को कांटेक्ट करो, पता करो जाकर।
सर सर, इस घटना को घटे पूरे 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जान सकते हैं क्यों? आखिर आप लोग ये बताते क्यों नहीं है कि जांच चल रही है कि नहीं, और अगर चल भी रही है तो किस दिशा में? शांत हो जाइए। अगर आप सब लोगों को लगता है कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर अभी तक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं बताते कि इस केस में चल क्या रहा है? क्योंकि हम अपने जांच की जानकारी मीडिया से साझा करके अपराधियों को भागने का मौका नहीं देना चाहते, इसी वजह से। या फिर सर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है? जांच की गोपनीयता का बहाना बनाकर आप लोग अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को जो भी समझना है आप समझते रहिए, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जांच की दिशा एकदम सही है, बिल्कुल सही दिशा में हम जा रहे हैं। और यकीन मानिए, बहुत जल्द रजनीश भौमिक के हत्यारे आप सब लोगों के सामने होंगे। पुलिस अब हर तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ सरकार और प्रशासन का दबाव और दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें, और उस पर लगातार मीडिया की टीका टिप्पणी और आलोचनाएं। इतने सारे सुराग होने के बावजूद पुलिस के सामने अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। एक एक पल के साथ निराशा के बादल गहरा रहे थे, और फिर 2 दिन बाद पहली बार पुलिस को एक ठोस सुराग मिला। ये दोनों कोलकाता में है। हेलो, लाल बाजार पुलिस स्टेशन। बिना पैसों के तो नहीं भागते ना साहब। साहब, हम उससे बदला लेना चाहते थे साहब, लेकिन साहब हमें कोई जल्दी नहीं थी साहब। हमारे ख्याल से उसने उसका खून किया होगा। उसने मतलब किसने रे? साहब वो नीलू दी। नमस्कार दीदी। अरे मैंने कहा था हम लोग मिलने के लिए आएंगे, फिर ऐसे आदमी को भेजकर हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? वो एमएलए अब तक जिंदा क्यों है? उन्होंने तुम्हारा धंधा बंद करवा दिया, तुम दोनों भाइयों को जेल भिजवा दिया, और तुम दोनों भाई हाथ में चूड़ियां पहन के घर में बैठे हुए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मार डालो उसे। जा किछु होबे आमी देखे नेबो। सत्ता की गलियों में कहां तक पहुंच है तुम लोगों से छुपा नहीं है। कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो इजी ना। अच्छा, अब तुम समझाओगे मुझे? लेकिन नीलू दी। बस, तुम लोगों का बस का नहीं है। इस काम का जिम्मा भी मैं ही लूंगी। मेरे आदमी मारेंगे उसे, और तुम दोनों भाई बीच में नहीं आओगे, समझे? ये नीलू कौन है? सर, एक इंडिपेंडेंट काउंसलर है और इस शहर में अपना एक तबेला चलाती है। अवैध तबेला है सर। इस नीलू ने अपने तबेले के आसपास की काफी बड़ी जमीन और कीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उस जमीन की कीमत करोड़ों में है, और इसे हटाने के लिए एमएलए रजनीश भौमिक ने उसे 1 महीने का टाइम दिया था। किसी ने रजनीश भौमिक से इस बात की शिकायत की थी या उन्होंने खुद ही एक्शन लिया था? नहीं सर, तबेले के सामने ही जूट की मिल है, और मिल मालिक ने ही रजनीश जी से शिकायत की थी, और रजनीश जी ने कंप्लेंट लिखवाई थी। अंदर जाके देखो, पीछे भी देखो, इधर देखो। बोल, तेरी नीलू दी कहाँ है? अंदर जितने भी लोग हैं सबको उठाने लेके चलो। चलो। हमें जानी ना सर, हमें जानी ना। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। उस नीलू का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और सभी जगहों पर पता करो जहां पे वो हो सकती है, और साथ ही में उसके बैंक डिटेल्स भी निकालो। चल छोड़ दीजिए साहब। सर, नीलू का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बख्शी, कुछ कदम पीछे चल के देखते हैं, शायद हमें पता चले कि हम कहां रास्ता भटके थे। ये रजनीश भौमिक जिस वक्त जहां पर मारा गया था, क्या ये रोज उसी वक्त वहां से गुजरा करता था, या फिर उस दिन किसी खास वजह से वहां से गुजर रहा था? सर, पार्टी ऑफिस से पता चल सकता है। तो पता करो। नहीं सर, रजनीश दादा ने कभी कोई सेक्रेटरी नहीं रखा। इतने बिजी होने के बाद भी अपने कॉल्स खुद उठाया करते थे।
किससे कब मिलना है ये भी अपॉइंटमेंट वो खुद दिया करते थे, इसलिए पता नहीं चलता था कब किससे वो मिलने वाले हैं। लेकिन जिस रात उनकी हत्या हुई वो बता रहे थे कि अपने बड़े भाई से मिलने वाले हैं। और इसके बाद वो ऑफिस से निकल गए। जैसे ही ऑफिस से वो निकल रहे थे मित्रा जी का कॉल आया। ये मित्रा जी कौन है? मित्रा जी उनके बचपन की दोस्त है, स्कूल से, और पड़ोसी भी हैं। उनका कॉल कट के ये बता रहे थे कि मित्रा जी से मिलने के बाद वो अपने बड़े भाई से मिलेंगे। तो उस रात रजनीश अपने भाई से मिलने निकले। बड़ी अजीब सी बात है कि इस भाई का जिक्र हमारी अब तक की जांच में कहीं भी नहीं है, और ना ही इस मित्रा का। सर, रजनीश जी का उनके भाई के साथ कोई खास करीबी रिश्ता नहीं था। ऐसा क्यों? सर, उनके भाई सूर्यो भौमिक अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं। तब तो हमें सूर्यो भौमिक से बात करनी चाहिए, और इस मित्रा से भी। क्या एड्रेस बताया था मित्रा का? शरद घोष रोड सर। ये तो उसी जगह के पास है ना जहां पर कत्ल हुआ था? जी हाँ सर, 10 मिनट की दूरी पर है। अगर रजनीश ने मित्रा से मिलने का प्लान अचानक बनाया था तो कातिलों को कैसे पता चला कि ये उसी वक्त पर वहां पहुंचने वाला है? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल को पहले से ही पता था, कातिल का कोई आदमी पहले से ही पीछा कर रहा हो। या फिर हो सकता है ये उनमें से किसी का प्लान हो कि उसी वक्त रजनीश को वहां बुलाया जाए। मित्रा से बात करो सर। और बख्शी, तुम सूर्यो से जाकर मिलो। देखिए, आपके लिए मेरे पास 10 मिनट है, जो पूछना है पूछिए। बहुत दिन हो गए, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की आपके भाई की हत्या की जांच कैसे चल रही है? मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ ऑफिसर। आपको लग रहा होगा कि मुझे मेरी सगे भाई की फिक्र नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था। जब हम एक साथ खाना खाते थे घर में तो परिवार की बातें नहीं करते थे, हम पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स डिस्कस करते थे। पब्लिक के सामने हम गले नहीं मिलते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों में प्यार नहीं था। सारा शहर, शासन, प्रशासन आपके डिपार्टमेंट के पीछे पड़ी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। मेरा राय मानिए, यहां वक्त बर्बाद मत कीजिए, असली कातिल को पकड़िए। आंखें सूजी हुई है आपकी? जी, वो विधवा होने के बाद से रजनीश दा ने ही सहारा दिया। उन्होंने हिम्मत दी और रोजगार भी। जिस रात रजनीश जी की हत्या हुई थी वो आपके बुलावे पर आपसे मिलने यहाँ आए थे? क्यों? ऐसी भी क्या बात करनी थी उनको जो आपसे मिलकर ही करनी थी? माधव और शाधुन के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी। हेलो मित्रा। अच्छा रजनीश दा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप आज थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हैं? आ तो सकता हूँ, मगर देर हो जाएगी। आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। माधव और शाधुन को दिहाड़ी मजदूरी के ठेकेदारी का काम रजनीश दा ने ही दिलवाया था, पर लालच के चक्कर में उन्होंने मजदूरों को तनख्वाह ही नहीं दी। जब रजनीश दा को पता चला तो वो उन दोनों से बहुत नाराज़ हुए, तो उन्हें रजनीश दा से माफ़ी दिलवाने के लिए ही मैंने उन्हें यहाँ बुलवाया था। मतलब ये माधव और शाधुन, इन दोनों को पता था कि रजनीश जी आने वाले हैं? माँ कसम कह रहे साहब, माँ काली देवी, हमें नहीं पता था कि रजनीश दा मित्रा जी से मिलने वाले। वो हमारे भगवान थे, हमारे मसीहा। हम लोग उनको क्यों मारना चाहेंगे साहब? इन्हें जाने दो बख्शी, लेकिन नजर रखना सर। और मित्रा, वो भी शामिल हो सकती है। हो सकता है रजनीश को मित्रा के घर पे शायद इसी मकसद से बुलाया गया। पता करो कि मित्रा की मालाकार भाइयों में से किसी से या नीलू से फोन पर कोई बात हुई थी। मित्रा के घर के आसपास भी पूछताछ करो। यह भी पता करो कि मित्रा की किसी हाल ही में अनजान आदमी से तो बात नहीं हुई थी। बहुत भली लड़की है साहब, बेचारी बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। इनमें से किसी को भी हाल फिलहाल में देखा है आपने? नहीं साहब, नहीं देखा। सर, किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे मित्रा पे हम शक कर सके। उसके कॉल डिटेल्स में भी सस्पिशियस कुछ भी नहीं मिला। फिर भी कोशिश करते रहो। सर, नीलू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उसने एंटीसिपेटरी बेल भी ले ली है। इंटरेस्टिंग। अब तो इस नीलू से मिलना ही पड़ेगा। मालाकार भाइयों का कहना है कि रजनीश भौमिक की हत्या के पीछे आपका हाथ है।
इस हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ऐसे भाग क्यों गई थी आप? क्या है ना सर, खबर मिल गया था, उन 2 गधों ने अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम ले लिया था और बगैर एंटीसिपेटरी बेल और वकील के मैं पुलिस के सामने आना नहीं चाहती थी। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप शक के दायरे से बाहर हैं। आपके पास अभी कत्ल करने का मकसद है। आपको उन्होंने तबेला खाली करने का नोटिस दिया था ना? हाँ जी, बिल्कुल दिया था। इसी पे स्टे ऑर्डर लेने के प्रयास कर रहे थे हम। और अगर हमें उन्हें मारना ही होता तो हम स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश क्यों करते? सर हम बेल के पेपर साथ लाए। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नजर रखो इस पे। वो देखो नीलू दी आ गई। अरे कैमरा ऑन करो। चलो नीलू दी। हेलो मैम। मैम क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप पुलिस स्टेशन क्या करने आई थी? पुलिस की मदद करने आई थी। किस तरह की मदद? रजनीश भौमिक हत्याकांड में। मैं इस शहर की एक इज्जतदार नागरिक ही नहीं, मैं एक काउंसिलर हूँ और जिस तरह से बिना सबूत के मेरे नाम को इस मामले के साथ घसीटने की कोशिश करी है, मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर मानहानि दावा करूंगी। थैंक यू। राजधानी में हम लोगों को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझ पर तो दबाव भी डाला गया है। तुम्हें सस्पेंड करें। हमें लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम अब भी सक्षम हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? मोबाइल कंपनीज की रिपोर्ट्स आ गई। हत्या की जगह पर उस समय कितने फोन एक्टिव थे? सर रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, पर उन्हें स्कैन करने में 2 दिन और लग जाएंगे। इतना समय नहीं है हमारे पास। दिन रात एक कर दो, कोई ना कोई सुराग जरूर निकालो। गो फॉर इट। ओके सर। सर एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। उस रात बहुत सारे नंबर्स एक्टिव थे, पर 7 नंबर्स खास हैं और ये 7 नंबर एक ही सीरीज में है और एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये पौधो गोई रंगामाटी गांव से। रंगामाटी? सेन गुप्ता, तुम फौरन एक टीम लेकर रंगामाटी निकल जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला है। यू गो अहेड। सर। बख्शी, पता करो कि इस गांव का इस हत्या से क्या कनेक्शन है। कोई ना कोई संबंध जरूर निकलेगा। गो अहेड। सर। जी हरिपद गोइन, वो तो 6 साल पहले गुजर गए। हेलो सर, ये हरिपद गोइन तो 6 साल पहले ही गुजर गए। व्हाट? मुझे लगा ही था। नकली आईडी, 7 नकली नंबर। इस मर्डर के पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है। तुम वहीं रुको सेन गुप्ता, मुझे पूरा यकीन है और भी बहुत सारे सबूत मिलेंगे। ओके सर। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर। रंगामाटी का इस केस के साथ बहुत बड़ा संबंध है। रजनीश भौमिक रंगामाटी से थे। ओके। सर। बख्शी, ये कॉल रिकॉर्ड्स बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है सर? पक्का तो नहीं कहा जा सकता। ना तो मालाकार भाइयों से कोई बात हुई है, ना नीलू से, और ना ही माधव शादन से। लेकिन कत्ल के बाद इस नंबर से कई फोन्स आए। किसका नंबर है सर? राखाल का। बीरेन्द्र सरकार रोड पर चाय का ठेला है उसका। चाय पीना किसी को? पीते हैं सर। चाय देना है बाबू। पोषण ए बुधिया, ए आधा टन नहीं है तो। राखाल जी बाबू। तुम रजनीश भौमिक को कैसे जानते थे? रजनीश बाबू को कौन नहीं जानता है बाबू, वो तो हमारे लिए भगवान स्वरूप थे।
वो जो 2 गुंडे थे, बदमाश साधन और माधव को जेल से निकाल के रजनीश बाबू ने नौकरी दिलाई थी। वो भी हमारे गांव के ही हैं बाबू। रांगामाटी? जी बाबू हैं। वो रजनीश बाबू अपने भैया के साथ, वो सूर्यो दादा, उसके साथ अक्सर यहाँ आते थे। बाबू शायद बाबू, ये जो आप लड़का देख रहे हैं ना, ये भाटाभाटी फुटबॉल खेलता है। तो हमारा रजनीश बाबू इसके लिए वही स्टाइपेंड। हाँ बाबू, वही स्टाइपेंड दिलाया था फुटबॉल खेलने के लिए। वही रजनीश बाबू के गुजरने के बाद ये लड़का फिर आ गया काम करने के लिए। अच्छा ये बताइए, रजनीश बाबू और सूर्यो बाबू, इनके आपस में संबंध कैसे थे? बाबू वही रजनीश बाबू और सूर्यो बाबू एकदम अलग हैं। रजनीश बाबू मिलनसार, हंसमुख, और सूर्यो बाबू एकदम चुपचाप, संजीदा। लोगों को लगता था कि दोनों में बनती नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे बाबू। कुछ झगड़ा नहीं था बाबू। राखाल, एदिके एशो। राखाल, तुमने सूर्यो भौमिक को फोन लगाया था 3 बार, किस लिए? बाबू ये पहली बार रजनीश बाबू के अंतिम संस्कार के बारे में पूछने के लिए, और दूसरी बार बुधिया के लिए कॉल किया था। वो सूर्यो बाबू बोला था इसको मदद करेगा, तो हम फोन लगाया, लेकिन वो व्यस्त थे, शायद उठाया नहीं। तुम्हारी जानकारी में हाल ही में किसी से दुश्मनी हुई थी रजनीश जी की? बाबू, रजनीश बाबू एक संत आदमी थे। न्याय के लिए ना जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने दुश्मनी मोड़ ली। बुधिया, इधर आ बेटा। बेटा, तुम घर जाओ और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। पैसों की चिंता मत करना। हाँ, रजनीश ही नहीं है तो क्या हो, तुम्हारी स्कॉलरशिप का इंतजाम हम लोग करवाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। ये बताओ, ये गन तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने माधव और सदुन को वो टूटा हुआ खंडर के पीछे कुछ छुपाते हुए देखा। उनके जाने के बाद मैं वहाँ गया तो मुझे ये बंदूक मिली, और भी थी। मैंने सोचा बेच के पैसे ले लूंगा, क्योंकि रजनीश काकू के जाने के बाद मेरा फुटबॉल बंद हो गया और फिर से मुझे चाय की दुकान पर काम करना पड़ रहा था। पर कल आप लोगों की बात सुनने के बाद मुझे सब समझ में आ गया कि ये बंदूक कहाँ इस्तेमाल करी है। रजनीश काकू ने मेरे लिए इतना किया तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और ये बंदूक आपके पास ले आया। पक्षी, सोना मिल गया। सर, सिर्फ सोना नहीं, सोने की पूरी खान मिल गई। बख्शी, तुम साधन और माधव को उठा कर लाओ फौरन। पकड़ो उसे। चल चल। साहब सब कुछ बताते हैं साहब। हाँ, हमने नीलू दीदी और मालाकार दा के कहने पे सब कुछ किया था साहब। हमने रंगामाटी जाकर अपने पड़ोसी के नाम पर नंबर निकाले साहब। उस आदमी ने तुम पर इतना भरोसा किया, उसके एहसानों का तुमने बदला इस तरह चुकाया? साहब पगला गए थे, गुस्सा आ गया था हमें जब रजनीश दा ने सब मजदूरों के सामने हमें जलील किया। हमारा खून खोल उठा साहब। एक दो पैसे वापस करने पड़े,
अब ऊपर से वो जिल्लत। हमने मित्रा दी से बात की थी, हम जानते थे कि रजनीश मित्रा दी की बात कभी नहीं टालेंगे, और फिर जैसे पता चला कि वो रजनीश दत्ता जी से मिलने देर रात आने वाले हैं, तो हमने सारे शूटर्स को खबर कर दी, और इससे अच्छा हमें नहीं मौका मिलने वाला था साहब। बहुत फायदा उठाया तूने मौके का। हाँ, इस बार तुम्हारी जमानत देने वाला कोई नहीं आने वाला, समझा? सेन गुप्ता, मालाकार भाई और नीलू दोनों शामिल थे इसमें। अरे साहब, लेकिन मैं साहब, अरे क्या किया क्या? साहब हम उसे नहीं मानना चाहते थे साहब, लेकिन नीलू नहीं मानी साहब। तुम लोगों का बस का नहीं है, इस काम का जिम्मा भी मैं ही लूंगी। मेरे आदमी मारेंगे उसे, और तुम दोनों भाई बीच में नहीं आओगे, समझे? और नीलू को हम मना नहीं कर सकते थे साहब, क्योंकि नीलू के हम पर पहले ही बड़े एहसान थे। पर इसलिए हमने नीलू के कहने पर रजनीश को मारने का प्लान बनाया। फिर उसकी हत्या के लिए हमने ही शूटर का इंतजाम किया, और उनमें से 3 हमारे ही भाई थे। हमें मालूम था रजनीश का मर्डर का शक हम पे जाएगा, इसलिए बिना इंतजाम के हम घर से भाग गए साहब, ताकि हम पकड़े जाने पर आपको यकीन दिला सके। लेकिन साधन और मदन ने सारा भाड़ा फोड़ दिया। इस समाज में जब तक मालाकार भाई और नीलू जैसे असामाजिक तत्व रहेंगे, तब तक रजनीश भौमिक जैसे समाज सुधारक और धर्म योद्धा आते रहेंगे, जो निस्वार्थ भाव से न्याय और इंसानियत के लिए लड़ते रहेंगे। नीलू मुखर्जी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और उसे ढूंढने की पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन 2 नौजवानों को जेल से निकालकर रजनीश भौमिक ने एक नई जिंदगी दी, उन्होंने ही रजनीश भौमिक का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि एहसान फरामोशी के डर से हम इंसान पर विश्वास करना छोड़ते हैं, क्योंकि विश्वास ही इंसानियत की नींव है, और यही विश्वास हमें न्याय के लिए और अपराध के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।